फिर हम आज डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में कि जो क्वेश्चन आया है पीछे नेट में या बहुत सारे क्वेश्चन प्रोबेबल हैं सोशल थॉट से रिलेटेड, उससे हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। तो देखते हैं, एक सवाल है, मैं सवाल आपको पढ़ के सुनाता हूँ। किस विद्वान का मत है कि क्रिया और अंतःक्रिया के आधार पर निर्मित प्रतिमान ही व्यवस्था या प्रणाली की व्याख्या है? या आप पॉज करके बाद में लिख लेंगे, इसको आप समझ लीजिए। क्रिया और अंतःक्रिया पे के साथ जो प्रतिमान बनती है वही व्यवस्था जो है या प्रणाली की व्याख्या है। क्रिया और अंतःक्रिया पे कौन सा विद्वान जोर देता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ, इंटरेक्शन। तो मैं ऑप्शन नहीं देता उसमें, पार्सन्स, मैक्स वेबर, पेरेटो और सोरोकी। तो अब आपको मैं ये बताऊं, सही उत्तर इसका क्या होगा, आप एक आइडिया से बताइए। देखिए, किस विद्वान का मत है कि क्रिया और अंतःक्रिया के आधार पर निर्मित प्रतिमान ही व्यवस्था या प्रणाली की व्याख्या है? पार्सन, मैक्स वेबर, पेरेटो, सोरोकी। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि इसमें दो विद्वान, अगर हम इसमें आंसर जो है ना दो विद्वानों के करीब है, पार्सन और मैक्स वेबर। इसमें आमतौर पे कई लोग मैक्स वेबर को मार देंगे, ठीक, कई पार्सन को मार देंगे, कई पार्सन को, कई मैक्स वेबर को। सही उत्तर क्या होगा बताइए? एक्शन और इंटरेक्शन की बात सभी करते हैं, वैसे निर्मित प्रतिमान की बात, एक्शन और इंटरेक्शन से निर्मित प्रतिमान की बात, नॉर्म्स की बात करते हैं मैक्स वेबर। समझ रहे हैं? क्योंकि मैक्स वेबर कहते हैं कि निर्मित प्रतिमान के कारण ही संरचना बनी रहती है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और बोलते हैं कि जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें दो चीज होती है, गोल और मीन्स। और ये गोल्स और मीन्स अगर सही तरीके से एडजस्टमेंट होता है तो सोसाइटी में मतलब तालमेल रहता है, कॉन्फॉर्मिटी होती है, नहीं तो डेविएंट होता है। याद आ रहा है? समाज में विचलन आ जाता है। तो मैक्स वेबर है इनका सही उत्तर। चलिए, एक क्वेश्चन जो बहुत बेहतरीन है, इसमें है कौन सी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है? ध्यान दीजिए, टकराने पर झगड़ना। ठीक है, टकराने पर झगड़ना। बी है तपस्या करना, और सी है कीर्तन में सम्मिलित होना, और डी है अखंड रामायण करवाना। अब आप समझिए इसको, इसमें फर्क क्या है? इसमें टकराने पर झगड़ना, पहला ऑप्शन तो आप समझिए, ये इंटरेक्शन है कि नहीं है? आप हमें ये बताइए। ये इंटरेक्शन होगा क्योंकि टकराएंगे तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ये मजाक की बात नहीं है। इसमें जागरूकता होना जरूरी है, जागरूक है तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, एक है तपस्या करना। तपस्या करना क्या है? तो एक जगह बैठ करके कोई नहीं है सामने, ये एक्शन नहीं है, यही है, क्योंकि वो इंडिविजुअल है। जब तक एक, दो या दो से अधिक व्यक्ति नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा। तो ये आंसर भी सही है। लेकिन अगला मैं देख रहा हूँ, कीर्तन में सम्मिलित होना। कीर्तन में सम्मिलित होना भी सोशल एक्शन है। क्यों? क्योंकि उसमें भी इंटरेक्शन हो रहा है, किसी की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और अखंड रामायण करवाना, अखंड रामायण करवाना भी इंटरेक्शन है, क्योंकि उसमें भी रामायण पाठ जो पढ़ता है पंडित, उसकी बात आप सुनते रहते हैं। तो तपस्या करने में अकेला व्यक्ति एक्शन नहीं ले सकता है। तो सही उत्तर क्या है? तपस्या करना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने रूप बताए हैं, कितने प्रकार? मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं? ठीक है, आंसर आप देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन है। 4, 6, 5, 3। लेकिन सही उत्तर इसका होगा 4। और 4 कौन कौन है ये भी जानना आपको
जरूरी है। वो 4 कौन कौन है? सबसे पहला एक्शन कौन है? भावनात्मक क्रिया। भावनात्मक क्रिया। भावनात्मक क्रिया वो है जो भावना पे आधारित, इमोशनल। ठीक है, इमोशन पे आधारित, जैसे माँ का बच्चे से प्रेम करना, ठीक है। दूसरा क्रिया है परंपरागत क्रिया, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशन के आधार पर, जैसे पिताजी का सम्मान करना, ये हो गया परंपरागत क्रिया। उसके बाद रैशनल एक्शन, लॉजिकल एक्शन, लॉजिकल। तार्किक क्रिया। कोई भी क्रिया जब तर्क पर आधारित होता है, कानूनी रूप से होता है मान्य, दैट इज कॉल्ड रैशनल लीगल एक्शन, ठीक है। उसके बाद एक और क्रिया है, तो भावनात्मक, परंपरागत, तार्किक, तो वैल्यू ओरिएंटेड। वेरी गुड, मूल्य पे आधारित क्रिया, वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन। अब देखिए, अगर आपको ये चारों पॉइंट याद है तो आपको एग्जाम में हो सकता है कि इस 4 में से कोई एक अलग दे दे और कह दे इनमें से कौन नहीं है। तो किस तरह से क्वेश्चन को आप, सबसे पहले चारों प्रकार की क्रिया को आपको याद करना चाहिए और आप इसका सही उत्तर है 4। एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक क्रिया नहीं है? अब देखिए, कौन सामाजिक क्रिया नहीं है? प्रेम, घृणा, सहानुभूति, स्वप्न, मतलब ख्वाब, सपना। अब समझिए, प्रेम जब आप करते हैं तो प्रेम अकेले नहीं करते, प्रेम में एक दूसरे के साथ होते हैं, प्रेम सामने वाले को भी पता चलता है, इंटरेक्शन होता है। उसी तरह घृणा भी जो आप करते हैं वो अकेले नहीं करते हैं, घृणा में सामने वालों के साथ होते हैं, सामने वाले को भी पता चलता है। सहानुभूति में भी आप अकेले नहीं करते, किसी की सिंपैथी किसी के साथ होती है तो उसके साथ होती है। तो सहानुभूति को क्या बोलते हैं? सिंपैथी। लेकिन जब आप सपना देखते हैं तो आप बिल्कुल अकेले देखते हैं, कोई और आपके सामने होता नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि आप अकेले होते हैं सपने में, दैट इज नॉट सोशल एक्शन। सोशल एक्शन के लिए क्या क्या होना जरूरी है? अधिक से अधिक व्यक्ति होंगे जिसका अंतःक्रिया होना जिसके साथ जरूरी है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है, प्रभावित होना जरूरी है, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल से संबंधित एक्शन होना चाहिए, ये है। एक क्वेश्चन है, वैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के अंतर्गत किस धर्म का अध्ययन नहीं किया? ठीक है, किस धर्म का अध्ययन नहीं किया? तो लेकिन इसमें ऑप्शन है, एक ऑप्शन है ईसाई, एक ऑप्शन है इस्लाम, एक ऑप्शन है फारसी और एक ऑप्शन है हिंदू। मैक्स वेबर ने फारसी का अध्ययन नहीं किया। सर बोला मैंने फारसी। एकदम सही बोला आपने। देखिए, मैक्स वेबर ने कितने धर्म का अध्ययन किया ये जानना जरूरी है। इस्लाम और हिंदू। कितने? 6 धर्मों का अध्ययन किया। कितने का? 6 का। लेकिन इसमें ईसाई का अध्ययन किया, प्रोटेस्टेंट का अध्ययन किया, ठीक है, कैथोलिक का अध्ययन किया, इस्लाम का किया, हिंदू का किया, ठीक है, बौद्ध का और जैन धर्म का अध्ययन किया, ठीक है। हाँ, तो मैक्स वेबर ने फारसी धर्म का अध्ययन नहीं किया। एक क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद श्रम विभाजन के द्वारा, क्या? व्यक्तिवाद लिखिए नहीं, समझिए क्वेश्चन को, समझिए। व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, श्रम विभाजन के द्वारा व्यक्तियों पर जबरदस्ती थोपा गया नैतिक कर्तव्य था, ये कथन किसका है? जेस मिल, सीएच कूले, दुर्खिम, एडम स्मिथ। श्रम विभाजन से रिलेटेड है, तो श्रम विभाजन पे किसने काम किया? पहले तो ये आप लॉजिक लगाइए, श्रम विभाजन पे किसने काम किया? डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी, एमआई दुर्खिम ने। एडम स्मिथ ने भी किया है, लेकिन सोशियोलॉजी में एमआई दुर्खिम ने काम किया है। और एमआई दुर्खिम 2 प्रकार के श्रम विभाजन की बात करते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल, प्रेशराइज श्रम विभाजन की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही जबरदस्ती थोपा गया नैतिक कर्तव्य की बात करते हैं, तो इसका आंसर एमआई दुर्खिम होगा। और
एक क्वेश्चन है, दुर्खिम ने अपने ग्रंथ द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में निम्न में से किस विद्वान के विचारों का खंडन किया था? स्पेंसर। वेरी गुड। लेस्टर वार्ड, जॉर्ज सी मेल, स्पेंसर, जेएस मिल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर का उन्होंने खंडन किया डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में। और एक्चुअली दुर्किम ने डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी के आधार पे, धर्म विभाजन के आधार पे समाज को दो हिस्से में बांटा, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। मैकेनिकल का मतलब यांत्रिक सावयवी एकता और सावयवी एकता, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। एक्चुअली सब लोग ये बोल रहे थे धर्म विभाजन आएगा तो समाज टूट जाएगा, समाज बिखर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्खिम कह रहे हैं कि श्रम विभाजन आने से समाज में एकता बढ़ेगी, क्योंकि सबको एक दूसरे की जरूरत है, तो डिपेंडेंस बढ़ेगा। डॉक्टर को इंजीनियर की जरूरत है, इंजीनियर को डॉक्टर की जरूरत है, ठीक है, और आर्किटेक्चर की जरूरत है। अलग अलग लोगों को अलग अलग लोगों की जरूरत है, इससे समाज में एकता आएगी, ना कि टूटेगा। ये था इमानुएल दुर्खिम का तर्क। यांत्रिक एकता में, यांत्रिक एकता से सावयवी एकता। यांत्रिक एकता में वो बताते हैं श्रम विभाजन जब कम था, ना के बराबर था, तो उस समय समाज में एकता कैसी थी। और जब श्रम विभाजन बहुत बढ़ गया, विशेषीकरण बढ़ा, तो समाज की एकता कैसी हुई, सावयवी एकता की बात करते हैं। तो इसमें ये भी क्वेश्चन हम लोगों का कवर हो गया है। एक क्वेश्चन है, दुर्खिम के श्रम विभाजन के सिद्धांत की आलोचना करते हुए किसने कहा है कि स्पष्ट रूप से यह समाजशास्त्रीय होने की अपेक्षा एक जीवशास्त्रीय व्याख्या है? इसको इनका आलोचना किया कि ये सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं बल्कि बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। जबकि दुर्खिम ने शुरू में कहा था कि शुरू में सेक्स के आधार पे श्रम विभाजन होता है। शुरुआत में जब डिवीजन ऑफ लेबर होता है तो शुरू में डिवीजन ऑफ लेबर का आधार क्या होता है? सेक्स होता है, ठीक है, महिला और पुरुष के आधार पर श्रम विभाजन। इसकी आलोचना में एक विद्वान ने कहा था, वो कौन थे? बार्न्स, बोगार्डस, पैरेटो, रॉबर्ट बियरस्टेड। तो इसका सही उत्तर है बार्न्स। बार्न्स ने कहा था कि ये तो बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो गया, सोशल नहीं हुआ। ये आपको याद करने की जरूरत है, बार्न्स को आपको याद करना है कि आलोचना उन्होंने क्या था। और एक क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत के अति निकट था? प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसका है? अगस्ट कॉम्ट का। तो अगस्ट कॉम्ट के निकट कौन है? तो ऑप्शन देखिए, पैरेटो, टॉलकट पार्सन्स, मैक्स वेबर, दुर्खिम। तो सही उत्तर है दुर्खिम, ठीक है। दुर्खिम जो है तो प्रत्यक्षवाद के ज्यादा करीब है। दुर्खिम का जो सिद्धांत है, आप देखें, प्रत्यक्षवादी सिद्धांत में अगस्ट कॉम्ट क्या बोलते हैं कि धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर, वैज्ञानिक स्तर में हम प्रवेश करते हैं। और दुर्खिम क्या बोलते हैं? यांत्रिक अवस्था से सावयवी अवस्था में जा रहे हैं। तो लगभग उनका विचार जो है ना मिलता जुलता है, और दोनों फ्रांस के थे। और अगस्ट कॉम्ट के बाद दुर्खिम ही महान विद्वान हुए, तो उनका प्रभाव उस पर साफ था। तो जैसे जैसे मानव का बौद्धिक विकास, हाँ, जैसे जैसे मानव का बौद्धिक विकास हुआ तो वैसे वैसे श्रम विभाजन बढ़ा, ठीक है, वैसे वैसे समाज का भी विकास हुआ। एकदम इसी टाइप की बात दुर्खिम करते हैं कि जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ा तो समाज का विकास हुआ, समाज यांत्रिक अवस्था से सावयवी अवस्था में प्रवेश किया, मैकेनिकल से ऑर्गेनिक में। एक क्वेश्चन है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मैं ऑप्शन देता हूं, कार्ल मार्क्स, दुर्खिम, पार्सन, मैक्स वेबर। इमानुएल दुर्खिम। दुर्खिम सही उत्तर है। इमानुएल दुर्खिम की किताब है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। लेकिन आप ये बताएंगे कि ये पब्लिश कब हुई? क्योंकि ये क्वेश्चन आता है 1893 में, 1893। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लिख लीजिए, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893।
और कौन सी पुस्तक दुर्खिम द्वारा लिखित नहीं है? अब आप इसको देखेंगे कि इसमें ऑप्शन दिया गया है कि इसमें से कौन सी किताब है जो दुर्खिम के द्वारा नहीं लिखी गई है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल। पढ़ने चले गए वहाँ एग्जाम? इधर क्लास सारे कमरे तो बंद है। पता नहीं कहाँ ले रहे थे। तो उधर गए वो। आपका क्लास कहाँ पे हो रहा था? सर रूम नंबर 8 खुला था भैया, लॉक सर खुलवाया। करके बंद कर दिया है। हाँ, तो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ली सुसाइड, इन चारों में कौन दुर्खिम की किताब नहीं है? स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। लेकिन हम ये भी जानेंगे ये किसकी है। तो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, पहले इसको आप एनालाइज कर लीजिए। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, यही इमानुएल डर्कहाइम का जो है थीसिस था। इस पे इमानुएल डर्कहाइम ने इस पे काम किया था, 1893 में पब्लिश हुई थी। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1895 में पब्लिश हुई थी, और दी सुसाइड जो है 1897 में पब्लिश हुई थी। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ये किताब जो है पार्सन्स का है। तो देखिए यहाँ पे इन सारी बातों को आप समझ गए। तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पार्सन्स का है, जो सिल्स के साथ इन्होंने लिखा था बाद में 1837 में। एक क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मैक्स वेबर विश्वकोशीय मस्तिष्क है? विश्वकोशीय मतलब वर्ल्ड डिक्शनरी, माइंड डिक्शनरी है, वर्ल्ड का एक डिक्शनरी है। ये किसने कहा था? मैक्स वेबर विश्वकोशीय मस्तिष्क है। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, किंग्सले डेविस, पार्सन्स, वार्ड, मार्टिनडेल। सही उत्तर है पार्सन्स। देखिए पार्सन्स क्यों बोला, यहाँ पे लॉजिक आप समझिए। अगर आप क्वेश्चन को नहीं भी जानते तो लॉजिक से आप कर सकते हैं। लॉजिक क्या है? टॉलकट पार्सन्स मैक्स वेबर से प्रभावित थे। सोशल एक्शन की बात, देखिए समाज की इकाई को, सामाजिक क्रिया को कौन मानते? मैक्स वेबर। टॉलकट पार्सन्स भी मानते हैं। तो टॉलकट पार्सन्स प्रभावित थे और मैक्स वेबर को विश्वकोशीय मस्तिष्क कहा उन्होंने। ठीक है। और एक क्वेश्चन है, कॉम्प ने यह अस्वीकार किया था कि प्रत्यक्षवाद अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी है मतलब अनिश्वर है, मतलब ये ईश्वरवादी नहीं है। मतलब ये अस्वीकार किया था कि अनिश्वरवादी है। ये ईश्वर को विश्वास कर रहे थे, क्योंकि ये किसी भी रूप में अलौकिकता के से संबंधित नहीं है। ये कथन किस विद्वान का है? तो डायरेक्ट इस कथन का मैं आंसर बताती है रॉलिंग चैम्बलिस। रॉलिंग चैम्बलिस इस टाइप के कथन कभी दे देते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको ध्यान देने की जरूरत है कॉन्सेप्ट पे। यह आसानी से विश्वास किया जा सकता है कि यहाँ दो कॉम्प थे। यदि एक तीव्र बुद्धि वैज्ञानिक था तो दूसरा एक साधारण प्रतिभा वाला धार्मिक व्यक्ति था। यानी एक ही कॉम्प में दो कॉम्प था। अगस्ट कॉम्प के ये कथन किस विद्वान का है? ये भी बहुत अच्छा है। ये भी रॉलिंग चैम्बलिस का। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगस्ट कॉम्प के बारे में किसने कहा है ज्यादा कथन? रॉलिंग चैम्बलिस। ये आप जरूर लिख लीजिएगा, रॉलिंग चैम्बलिस। अगस्ट कॉम्प के बारे में बहुत सारी बातें रॉलिंग चैम्बलिस ने कही है कि दो तरह के अगस्ट कॉम्प थे, एक वैज्ञानिक, एक अवैज्ञानिक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि आसानी से विश्वास किया जा सकता है कि यहाँ दो कॉम्प थे। ये तो हो गया आपका, ये एक तीव्र बुद्धि वाला वैज्ञानिक और दूसरा साधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति। ये किसने कहा था? ये कहा था रॉलिंग चैम्बलिस ने। ठीक है। नेक्स्ट है, दुर्खिम की फ्रेंच भाषा में लिखित ली सोसाइट कब प्रकाशित हुई? देखिए आ गया क्वेश्चन, ली सोसाइट कब प्रकाशित हुई। ये क्वेश्चन खूब पूछता है, हमने आपको पहले भी बताया है। तो दुर्खिम की तीनों किताब, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ एंड ली सोसाइटी, तीनों का आपको ना ये याद होना चाहिए। यहाँ पे नहीं मिल जाएगा, रावत जी से पता कीजिए। तो तीनों का आपको पता होना चाहिए कि तीनों का ईयर कौन है।
ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर 1893, रिलीजियस पर 1798 नहीं, अब दूसरी किताब जो थी क्या नाम मैंने बताया था आपको, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895, ली सोसाइटी 1897। ऑप्शन इसमें आया देखो 1895, 1896, 1897, सही उत्तर 1897 है ली सोसाइटी का। अब देखिए एक क्वेश्चन, दुर्खिम के आत्महत्या संबंधी विचार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा आत्महत्या की दर के वे कारक जिनमें वो रुचि रखता है सामाजिक वातावरण के लक्षणों में ढूंढे जा सकते हैं। सामाजिक वातावरण के, सोशल इन्वायरमेंट के कैरेक्टर में, सोशल इन्वायरमेंट में ढूंढे जा सकते हैं। दुर्खिम के आत्महत्या संबंधी विचार को स्पष्ट किया, आत्महत्या के कारक को सामाजिक एनवायरनमेंट में ढूंढे जा सकते हैं, किसने कहा? मैं ऑप्शन देता हूँ, पार्सन, स्कूले, मैक्स वेबर, सोरोकिन। सही उत्तर है पार्सन्स। ठीक है, हालांकि इस बात को दुर्खिम तो खुद बोलते हैं, भाई दुर्खिम बोलते हैं कि आत्महत्या का सामाजिक कारक है, आर्थिक भी नहीं है, धार्मिक नहीं है, आत्महत्या का सामाजिक कारक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, आत्महत्याओं की दर समाज और समुदाय के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरणार्थ आत्महत्याओं की संख्या हिंदू लोगों में ईसाई कैथोलिक लोगों की तुलना में कम होती है। ये कथन किसका है? हिंदू लोगों में कम होती है, ईसाई की बनस्पत। ये कथन किसका है? ये भी कथन दुर्खिम का है। दुर्खिम ने अपने विश्लेषण में कहा कि आत्महत्या की दर, चूंकि सोसाइटी को उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा, इगोइस्टिक, एल्ट्रिस्टिक, और डिफरेंट रिलीजन में सोसाइटी को देखा, डिफरेंट पैराडाइम से सोसाइटी को समझा, मैरिड अनमैरिड में उन्होंने देखा। अच्छा ये बताइए यहाँ पे, अब अगर दुर्खिम के ये सवाल, इससे दूसरे सवाल को हम बदल दें, अगर दुर्खिम का ये सवाल आ जाए कि युवाओं में आत्महत्या ज्यादा है या शादीशुदा में, अविवाहित में या विवाहित में? अविवाहित में ज्यादा है या विवाहित में? पहले तो ये जवाब दो। अविवाहित, गलत जवाब। और ये बात किसने कहा? अविवाहित में क्यों है, अब ये भी समझना जरूरी है। अविवाहित में आत्महत्या अविवाहित में क्यों है? देखिए, अविवाहित व्यक्ति समाज के संबंधों से कम बंधा होता है, बॉन्डिंग कम होती है। तो बॉन्डिंग कम होती है तो यही वजह है कि वो व्यक्ति ज्यादा इंडिविजुअलिज्म में होता है, व्यक्तिवाद बहुत होता है उसके अंदर, ईगो बहुत हाई होता है। ठीक है, अब मान लो उसका रिलेशनशिप बहुत कम होता है समाज से, उसका रिलेशनशिप अगर होता भी तो सुपरफिशियल होता है, तो वो आसानी से, कोई दुख होता है, परेशानी होती है तो आत्महत्या कर लेता है। लेकिन जो बंधा होता है रिलेशन में, तो देखो होता क्या है, बाल बच्चे होते हैं, उनसे बंधा होता है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे चलो यार कम से कम बच्चे के लिए जी लें, नहीं मेरा बच्चा कैसे रहेगा। समझ में आई बात? तो आत्महत्या के लिए क्या करें, बंधा होना, रिलेशनशिप होना, बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है, जिससे आत्महत्या को वो रोक देता है। तो जितने भी देखिएगा आत्महत्या की दर इन्होंने देखा, युवा, अविवाहित युवा में अधिक होता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। एनोमी की अवधारणा किसने विकसित की? एनोमी का कॉन्सेप्ट किसने विकसित किया? ए कार्ल मार्क्स, बी मैक्स वेबर, सी इमैनुएल दुर्खिम और डी हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर यहाँ पे होगा इमैनुएल दुर्खिम। देखो एनोमी की बात कार्ल मार्क्स ने भी की, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, लेकिन एनोमी की अवधारणा को विकसित की बात कर रहे हैं। अगर एनोमी की अवधारणा किसने की तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा, लेकिन विकसित किसने की? इमैनुएल दुर्खिम ने एनोमी की बात काफी, एनोमी को शुरू किया। कार्ल मार्क्स ने भी एनोमी को 4 प्रकार बताए हैं, लेकिन एनोमी की शुरुआत की है इमैनुएल दुर्खिम। समझ रहे हैं, इसको अच्छे से समझ। एनोमी की अवधारणा को विकसित किया इमैनुएल दुर्खिम ने और आगे बढ़ाया कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने एनोमी के कितने प्रकार बताए हैं?
4। वो बोलते हैं सेल्फ, अपने से कट जाता है, समूह से कट जाता है, समाज से कट जाता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन से कट जाता है कोई व्यक्ति। एनोमी का मतलब होता है नियम विहीनता, नियमों का टूट जाना, अचानक से उस नियम को न मानना। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। श्रम विभाजन को एक सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? क्या? श्रम विभाजन को एक सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम किस समाजशास्त्री ने प्रस्तुत किया? ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। इसमें दो तरह का प्रश्न है। एक है श्रम विभाजन को एक सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो इसका उत्तर क्या होगा? एडम स्मिथ। सबसे पहले श्रम विभाजन की बात किसने की? ये क्वेश्चन खूब आता है, डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन श्रम विभाजन को एक सिद्धांत के रूप में जिस समाजशास्त्री ने इसको डेवलप किया उसका नाम क्या था? इमाइल्डर खान, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में। नेक्स्ट, एक पुस्तक है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। इसकी चर्चा मैंने पहले भी की है। द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं, मैक्स वेबर, टॉलकट पार्सन, इमाइल दुर्खिम, अगस्ट कॉम्ट। तो आप कमेंट बॉक्स में भी उत्तर करेंगे। सर अगस्ट कॉम्ट है। सही उत्तर है। आप बताएंगे अगस्ट कॉम्ट की कौन कौन सी किताब है और साथ में बताएंगे कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी कब लिखी गई। ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको इस बात को लिखना है, अंकित करना है। ठीक है। जी। और अगस्ट कॉम्ट की कौन कौन सी किताब है? एक और किताब है, मैं आपको बताता हूं, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। पुस्तक के लेखक कौन है? अगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पेरेटो। सही उत्तर है अगस्ट कॉम्ट। अब आपको ये दो किताब मिल गई, कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी एंड सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। ये तो आपको पता चल गया। ये क्वेश्चन आते हैं नेट में। लेकिन आपको ये जानना है कि सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी कब प्रकाशित हुई और कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी कब प्रकाशित हुई। ये बात आपको बताना है कमेंट बॉक्स में पता करके, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। सर एक और बुक भी था जिनकी जी, सोशल डायनामिक्स, एक बुक और थी। एक और है, मैं बता रहा हूँ। सोशल डायनेमिक्स जो है तो कॉन्सेप्ट है उनका, सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक्स वो कॉन्सेप्ट है जो पॉजिटिव फिलॉसफी में ही है। वो सब कौन सी कीर्ति अगस्ट कॉम्ट की अंतिम रचना मानी जाती है जो उन्होंने 1852 में प्रकाशित की? अब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, कैटेसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कैटेसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, जो उनकी आखिरी रचना है। क्या है? कैटेसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। आगे आइए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्ट के 3 स्तरों के नियम के संबंध में किसने लिखा है? ये चिंतन के 3 स्तर नहीं, वरना ये चिंतन योग्यता का धरातल है। ये चिंतन के 3 स्तर नहीं है, बल्कि चिंतन योग्यता का धरातल है। ये किसने कहा? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, पार्सन। जॉन स्टुअर्ट मिल नहीं, सही उत्तर है हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने कहा कि चिंतन के 3 स्तर नहीं है, वरना ये चिंतन योग्यता का धरातल है। ठीक है, इसको थोड़ा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, कुछ स्टेटमेंट को याद भी करना पड़ता है। नेक्स्ट, प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता कौन है? हु इज द फादर ऑफ पॉजिटिविज्म? अगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम, पार्सन। अगस्ट कॉम्ट। अगस्ट कॉम्ट सही उत्तर है। फादर ऑफ पॉजिटिविज्म इज अगस्ट कॉम्ट। बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्ट ने अपने पहले के वैज्ञानिक अभिमत तथा दृष्टिकोण को निर्दयता पूर्वक हत्या की, ये कथन किस समाजशास्त्री का है? मैं ऑप्शन देता हूं, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज स्टुअर्ट मिल, लेस्टर ड्वार्ट, रेमन एरो। जो भी आपने कहा था।
J.S. मिल, जॉर्ज स्टुअर्ट मिल ने कहा, कॉम्ट अपने पहले वैज्ञानिक अभिमत यानी ओपिनियन तथा दृष्टिकोण को निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी। किसने कहा? J.S. मिल, जॉर्ज स्टुअर्ट मिल ने। तो कुछ कथन को आपको दिमाग में रखना है। पीछे का कथन था हर्बर्ट स्पेंसर का उनके बारे में। और नेक्स्ट, समाजशास्त्र के जनक का जन्म कब हुआ था? मैं ऑप्शन देता हूँ, 1768, 1778, 1788, 1798। समाजशास्त्र के जनक का जन्म। सर इंग्लिश में वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैज बीन बोर्न वो 1897 1768, 1778, 1788, 1798। 1798। हाँ, समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट की पैदाइश 1798 में हुई, लेकिन इसकी मृत्यु कब हुई? 1857। हाँ, ये भी क्वेश्चन आता है नेट में 1857 में। इसको आपको, ये सब क्या है कि कभी जैसे मन नहीं लग रहा है, ये समीक्षा आप सुन लिया, आप अपना टेस्ट किया, आपको कितना आता है नहीं आता है, तो इस पर थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, समाज का संपूर्ण अध्ययन करने वाले नवीन विज्ञान का कॉम्ट ने प्रारंभ में क्या नाम दिया था? समाजशास्त्र का मैं ऑप्शन देता हूँ, सोशल फिजिक्स, सोशल फिलॉसफी, सोशल साइंस, सोशल एथिक्स। सोशल फिजिक्स। वेरी गुड। कॉम्ट ने सोशियोलॉजी का नाम सोशियोलॉजी रखने से पहले इसका नाम सोशल फिजिक्स दिया, क्योंकि वो फिजिक्स से बहुत प्रभावित थे। फिजिक्स से पहले सोशल लगाया, लेकिन इसका उत्तर आप देंगे सोशल फिजिक्स इन्होंने इसका नाम क्यों नहीं रखा? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सोशल फिजिक्स इसका नाम क्यों नहीं रखा। याद है? कमेंट बॉक्स में सोच के बताइएगा, पढ़ के, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन करेंगे, मैं आपका इसका उत्तर दूंगा। अगस्त कॉम्ट ने 3 स्तरों के नियम को, हाँ अगस्त यहाँ पे है, सोशल फिजिक्स के स्थान पर कॉम्ट ने नवीन सामाजिक विज्ञान का नाम सोशियोलॉजी कब दिया? बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं ऑप्शन देता हूँ, 1838, 1842, 1846, 1848। सर 1838। 1838 राइट आंसर, वेरी गुड। 1838 में सोशियोलॉजी का नाम दिया। तो नेक्स्ट, अगस्त कॉम्ट ने 3 स्तरों के नियम को किस सन में प्रस्तुत किया था? ये बहुत बेहतरीन सवाल है। किस सन में लॉ ऑफ 3 स्टेज को प्रस्तुत किया था? मैं ऑप्शन देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। 1822, 1847, 1850, 1914। आइडिया से बताइए। 1822। 1822 इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, काफी अच्छा है आपका, आपने सही जवाब दिया है। मानव चिंतन किस अवस्था से गुजरता है? ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं, इसमें समझना है आपको। पहला आध्यात्मिक अवस्था से, दूसरा है काल्पनिक अवस्था से, तीसरा है वैज्ञानिक अवस्था से, और चौथा है उपरोक्त सभी अवस्थाओं से। सभी अवस्थाओं से, क्योंकि तीनों चिंतन के तीनों अवस्थाओं से गुजरता है। ऐसा कहते हैं, धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और वैज्ञानिक अवस्था। और धार्मिक अवस्था की भी 3 अवस्था बताते हैं। कौन कौन है ये भी 3 अवस्था? इस बात को आप कमेंट बॉक्स में याद करके लिखेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, अगस्त कॉम्ट ने आध्यात्मिक अवस्था यानी धार्मिक अवस्था को कितने स्तरों में विभाजित किया? देखो क्वेश्चन आ गया, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको पूछा है। अब ऑप्शन है ए 3 अवस्था, बी 4 अवस्था, सी 5 अवस्था, डी 2 अवस्था। सही उत्तर है 3 अवस्था, लेकिन वो 3 अवस्था कौन है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वो 3 अवस्था, धार्मिक अवस्था के 3 अवस्था कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्ट का सामाजिक तथ्यात्मकता का प्रमुख आधार मानव विकास का 3 स्तरों का नियम है, ठीक है? सोशल डायनेमिक्स।
देखो मानव तीन अवस्था गुजर रहा है, कौन कौन? धार्मिक, तात्विक, वैज्ञानिक। डायनेमिक हो रहा है, गतिशील हो रहा है। ये सोशल डायनेमिक का एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, ये कथन किसका है? लेस्टर वाल्ट ग्रीन, थियोडोर एबेल, ग्लीन एंड ग्लीन। इसका सही उत्तर है थियोडोर एबल। थियोडोर एबल ने बात कही कि कॉम्ट का सामाजिक कृत्यात्मकता यानी सोशल डायनेमिक्स का प्रमुख आधार मानव विकास का 3 स्तरों का नियम है। मानव विकास का 3, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट 3 स्तरों से गुजरा है, उसका नियम है। वो मानव विकास के 3 अवस्थाओं की बात, इवोल्यूशन की बात करते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, उसको भी शामिल करते हैं। थियोडोर एबेल। और कौन रहने दें इसको, इतना ही, नेक्स्ट डे करते हैं। ठीक है, और आप सब इसी क्वेश्चन में से रिपीट होता है, बार बार इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। और मैंने क्वेश्चन को किस तरह से रिवर्स करके, कैसे क्वेश्चन को ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमने कई तरीके से बताया। तो आप कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर कीजिए। और किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।